नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. यूके में सियासी संकट गहराया। प्रधानमंत्री बनने के 45 दिन में ही लिज ट्रस ने दिया पद से इस्तीफा। एक हफ्ते में होगा नए नेता का चुनाव। नए पीएम के बनने तक संभालती रहेंगी कामकाज। दिल्ली में पटाखों पर से बैन हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, लोगों को साफ हवा में सांस लेने दे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दी थी बैन को चुनौती। दिवाली से पहले ही बिगड़ी दिल्ली की हवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में आया। रोजाना होगी सफाई और पानी का छिड़काव। त्योहारों में नहीं रुलाएगी प्याज और दाल की कीमतें। सरकार ने पर्याप्त बफर स्टॉक का किया दावा। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी बोले, राज्यों को सस्ता दे रहे हैं दाल और प्याज। वीकली एक्सपायरी पर बाजार फ्लैट। एनर्जी, आईटी, मेटल शेयरों में खरीदारी। बैंकिंग, रियल्टी, ऑटो में बिकवाली। सेंसेक्स 96 और निफ्टी 52 अंक चढ़े। जीवन शैली बदलकर बचाएं पर्यावरण। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने किया मिशन लाइफ का शुभारंभ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव समेत 120 देशों के राजदूत भी हुए कार्यक्रम में शामिल। यूनाइटेड किंगडम से बड़ी सियासी खबर है। देश में एक बार फिर से सियासी संकट बढ़कर गहरा गया है और प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री बनने के 45 दिन के भीतर ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि जो मैंडेट उन्हें मिला था उसे वो डिलीवर करने में सक्षम नहीं है, इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगले एक हफ्ते में नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और तब तक वो अपने पद पर काम करती रहेंगी। लिज ट्रस ने कहा है कि आर्थिक अस्थिरता और देश की सुरक्षा के लिए नए नेता का चुनाव जरूरी है। I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के 45 दिन के भीतर एलिजाबेथ ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से इतनी जल्दी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? इससे पहले वहां एक लंबी चुनाव की प्रक्रिया हमने देखी थी और खास करके भारत के लोग इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे क्योंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक रेस में थे प्रधानमंत्री के पद के लिए और जब तक पार्टी के सांसदों का वोट हुआ तब तक वो आगे भी चल रहे थे। हालांकि जो विशेषज्ञ थे उनकी राय यही थी कि जब आम कार्यकर्ता कंजर्वेटिव पार्टी के वोट करेंगे तो एक बड़ा मुद्दा ये होगा कि ऋषि सुनक मूल रूप से ब्रिटिश नहीं है बल्कि वो भारतीय हैं और शायद यही मुद्दा आड़े आया और 5 सितंबर को नियुक्ति हुई लिज ट्रस की प्रधानमंत्री के पद पर क्योंकि वो जीत गई अंतिम चुनाव में। लिज ट्रस पूरे चुनाव के दौरान ऋषि सुनक की आर्थिक नीतियों को क्रिटिसाइज करके आगे बढ़ती रही। बहरहाल हमारे साथ लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शिवकांत जी, ये क्या हुआ और इतनी जल्दी मतलब इतनी फास्ट तरीके से हुआ, तो थोड़ा ये बताइए पीछे अब तक की बात। देखिए, स्थितियां ऐसी थी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आर्थिक नीतियां अत्याशावादी थी, आप सब जानते हैं जी। उन आर्थिक नीतियों की वजह से बाजार में हड़कंप मचा
बाजार में हड़कंप मचने से उसका असर आम लोगों पे आया। तो आम लोग वैसे भी, जो पीछे चुनाव हुआ था लिज ट्रस्ट का, उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया था, आम जनता ने हिस्सा नहीं लिया। 1,60,000 वोटरों ने, वो भारत के हिसाब से बहुत इंप्रेसिव है, भारत में तो कुछ भी नहीं होता ऐसा, तो 1,60,000 जो सदस्य हैं उन्होंने चुन के इनको भेजा जी। तो वैसे ही बाकी लोग आशंकित थे, लेकिन जब उनके ऊपर आर्थिक मार पड़ी तो इनकी लोकप्रियता बुरी तरह से गिरी और ये मतलब इतिहास में सबसे अलोकप्रिय साबित होने लगी कुछ ही हफ्तों के भीतर। 5 हफ्ते या 6 हफ्ते तो रही हैं कुल मिलाकर के। जी। उसका असर सांसदों पे पड़ा। सांसदों को हालांकि अभी चुनाव में नहीं जाना, लेकिन 2 साल बाद तो जाना है ना। जी। तो सांसदों को लगने लगा, जो कंजर्वेटिव पार्टी के 365 सांसद हैं, वैसे इस वक्त 357 बचते हैं उनमें से लगभग 200 को ऐसा नजर आया कि उनकी सीटें चली जाएंगी। तो उन्होंने आवाज उठानी शुरू की कि ये सब आप क्या कर रही हैं, मतलब महंगाई के जमाने में, मंदी के जमाने में आप टैक्स काट रही हैं, उधार बढ़ा रही हैं, जिससे ये कोई मतलब विकासशील देश तो है नहीं। ब्रिटेन का जो बॉन्ड है या ब्रिटेन की जो मुद्रा है, उसको जो केंद्रीय बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, वो लेन देन में इस्तेमाल करती हैं, जैसे डॉलर को करती हैं, जैसे बुंड को करती हैं। जी। तो ये सारी समस्या थी, इसकी वजह से वहां आर्थिक संकट पैदा हुआ और आर्थिक संकट जो है वो लोगों के संकट में बदला, लोगों का संकट सांसदों के संकट में बदला। और जब सांसदों पे संकट आया तो उन्होंने कहा कि हटाइए इनको, इन पर हमारा विश्वास नहीं है। तो इनको कब जाना था, ये मतलब ये चाह रही थी थोड़ा समय और मिल जाता, स्थितियां थोड़ी सी काबू में आ जाती, लेकिन वो समय मिला नहीं। जी। तो बहुत नाटकीय तरीके से सब कुछ हुआ और शायद पूरी दुनिया को भी एक संदेश मिलेगा जो कुछ ब्रिटेन में हो रहा है उससे। लेकिन शिवकांत जी, ये बताइए कि अब कहा जा रहा है कि 1 हफ्ता मिलेगा और 1 सप्ताह में नए नेता का चुनाव होगा और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये बताइए कि प्रोसेस क्या है, ये जो 7 दिन वाली बात है। दूसरी बात ये है कि अब फिर से ऋषि सुनक के लिए क्या चांसेस, क्या संभावनाएं बन रही हैं? देखिए, ऋषि सुनक का नाम तो है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी, यहाँ जो पार्टियां होती हैं वो जैसे भारत में पार्टियां हैं, तानाशाही तरीके से नहीं चलती हैं। विचारधारा पर केंद्रित पार्टियां हैं, ब्रॉड बेस्ड विचारधाराएं होती हैं, इसमें 4-5 धड़े हैं। तो सब धड़े के लोग अपने अपने नेता को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ऋषि सुनक उनमें से एक हैं। अब जेरेमी हंट जो नए वित्त मंत्री बने हैं, उनको भी पहले उम्मीदवार समझा जाता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। वो 31 तारीख को अपना बजट स्टेटमेंट पेश करेंगे ताकि आर्थिक उथल पुथल आगे ना हो, इसलिए वो बने रहेंगे अपने पद पर और वो उम्मीदवार नहीं होंगे। अब बचता है उससे पहले जो पुराने उम्मीदवार थे, जैसे जो गृह मंत्री जो इस्तीफा देके गई हैं, सुएला ब्रावरमन, वो फिर से उम्मीदवार बनने के चक्कर में है। इसी तरह से पेनी मोर्डेंट जो पहले काफी मजबूत उम्मीदवार मानी जाती थी, और जो गोरी कंस्टिट्यूएंसी है उनकी वो लोकप्रिय नेता भी हैं, तो वो भी एक उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से 4-5 उम्मीदवार फिर मैदान में आएंगे। लेकिन हाँ, इस बार ऋषि सुनक का पलड़ा इसलिए भारी हो सकता है कि जो बातें उन्होंने कही थी वो 100% सही निकली। उन्होंने कहा था, देखिए मैं भी टैक्स काटना चाहता हूं, ये कंजर्वेटिव पार्टी का सिद्धांत है कि आप कम से कम जनता का पैसा अपने पास रखें और ज्यादा से ज्यादा परिवारों के पास पैसा रहने दें। तो टैक्स काटना हमारा सिद्धांत है और आर्थिक विकास जो है वो हमारी नींव है। हम सब आर्थिक विकास चाहते हैं, लेकिन हर चीज के लिए एक वक्त होता है और एक रिवायत होती है। आप महंगाई के जमाने में अगर टैक्स काटेंगे तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं आप तो। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त अगर आप आर्थिक विकास उल जुलूल खर्च करने की बात करेंगे तो उससे उधार बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा, आप ही का जो उधार है वो महंगा होगा, लोगों के ऊपर बोझ आएगा। ये सारी बातें वो कह रहे थे अपने प्रचार में, वो सारी बातें सच। जी। तो ये बताइए शिवकांत जी, जो सवाल मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये 7 दिन में जो प्रोसेस होगी, तो पहले हमने देखा था कि जहां ऋषि सुनक जाकर कमजोर पड़े कि जब वोटर्स का दायरा बढ़ गया और आम कार्यकर्ता जब वोट करने को आए, अब कौन वोट करेगा? दूसरी बात ये है कि अब दूसरे तरह के दबाव भी लगता है कि पड़ने लगे हैं। लेबर पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब जल्दी से चुनाव ही करवा दो, आप इस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें भी है और प्रोसेस क्या होगी? देखिए, ये तो खुशफहमी है। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है, जब तक जो सत्ताधारी पार्टी है इनके पास 80 का बहुमत है,
तो जब तक पार्टी इस मामले में एकजुट है कि हम नया चुनाव नहीं होने देंगे, तब तक 2.25 साल बचते हैं, ये लोग अपना कार्यकाल क्यों छोड़ेंगे? तो ये छोड़ने वाले तो नहीं है। लेबर पार्टी जितना चिल्लाए, बाकी जो जितने चिल्लाए, रही नए नेता के चुनाव की बात, तो आपकी बात सही है, 5 हफ्ते पिछली बार लगे थे। तो 5 हफ्ते का काम 1 हफ्ते में कैसे पूरा होगा, इस बात को लेकर के हर कोई असमंजस में है। जहां तक कि सांसद असमंजस में है, यही चर्चा चल रही है इस वक्त हर हल्के में। मुझे लगता ये है कि सांसदों से ही सलाह मशविरा करके किसी तरह से ये किया जाएगा कि जो आम जो सदस्य है उसको हाशिए पे उसको बाईपास कर दिया जाए और सांसद बैठ करके फैसला कर लेंगे, चलो ये हमारा सर्वसम्मति से नेता है। वो तभी होगा जब कोई एक सर्वसम्मति का नेता बनेगा। अगर नेताओं में फिर से चुनाव की नौबत आई तो फिर इनको हो सकता है सदस्यों के पास जाना पड़े या इनको अपने कानूनों में अपने उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। देखना है कि कैसे करेंगे, अभी तक ये बात साफ इन्होंने की नहीं। और शिवकांत जी, आखिरी सवाल मेरा ये, देखिए एक तो कंजर्वेटिव पार्टी है और वो चलती है अपनी भावनाओं पर, जैसा कि लिज ट्रस भी एक यूफोरिया जैसे क्रिएट करना चाह रही थी कि लो टैक्स और हाई ग्रोथ की इकोनॉमी वो खड़ा करना चाह रही है। तो एक तो भावुक ये पार्टी है, और लेकिन दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त की ज़रूरतें हैं, लगता है ऐसा है ऋषि सुनक शायद ज़रूरत के हिसाब से फिटेस्ट कैंडिडेट होंगे। तो क्या इस वक्त के विजडम को अगर ध्यान में रखा जाए तो ऋषि सुनक के फेयर चांस बनते हैं कम से कम इस बार? देखिए, अगर लोग सोच समझ कर अगर सांसदों पर छोड़ा जाएगा तो ऋषि सुनक के पहले भी चांसेस जो हैं वो ज्यादा थे और अब तो और प्रबल हो गए हैं। लेकिन अगर ये एक बार फिर ऑनलाइन ही सही या किसी और तरीके से या सांसदों से कहा गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनकी राय लें, अगर इस तरह की बात की गई तो फिर मामला जो है खटाई में पड़ सकता है। ये फिर मैं लौटता हूं उसी बात पे कि 5 बड़े धड़े हैं कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर। उसमें एक धड़ा जो है वो ऋषि सुनक की जो आर्थिक विचारधारा है उसका प्रतिनिधित्व करता है। एक धड़ा ऐसा है जो लिज ट्रस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। एक धड़ा बहुत ही रेसिस्ट है, वो इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है कि हमें यूरोप से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, बाहर से किसी को आने नहीं देना चाहिए। सिंगल रेस वाला जो है ये पुराना ब्रिटेन हम बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो सब तरह के लोग हैं। उनमें से सबको अगर इन्होंने इकट्ठा एकजुट कर लिया और सबको ये डर लगा कि अगर हमने कोई सर्वसम्मति का उम्मीदवार नहीं चुना तो चुनाव की नौबत आ सकती है, तो इस डर से सब एक हो सकते हैं और यही एक आखिरी उम्मीद बची है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवकांत जी, तमाम बातें बहुत साफ साफ हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ विजडम प्रिवेल करे ब्रिटेन में, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जो है एक अनसर्टेनिटी में है और आने वाले काफ़ी लंबे समय के लिए इस अनसर्टेनिटी का सामना करना है। ब्रिटेन इससे बाहर रहे तो बेहतर होगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी यानी भारत की और फेस्टिवल्स की। त्योहारी सीजन में दाल और प्याज के दाम ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार राज्यों को सस्ते में दाल और प्याज उपलब्ध करा रही है। कंज्यूमर अफेयर्स सचिव ने से हम बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी हैं। सर, इस बार क्या दाल के दाम नहीं बढ़ेंगे? आप पूरी तरह से चौकस हैं? इस बार त्योहारी सीज़न जो चल रहा है उसमें दाल के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है, और चाहे इंपोर्ट के माध्यम से हो चाहे बफर स्टॉक के माध्यम से हो। इनफैक्ट सभी दालों को मिलाकर लगभग 43 लाख टन का बफर हमारे पास उपलब्ध है। तो इस बार दालों की कीमतों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। और राज्यों को भी आप सस्ते में उपलब्ध करा रहे हैं दालें, तो किस प्राइस पर दी जा रही हैं दालें? तो जो इस संदर्भ में कैबिनेट का निर्णय हुआ है कि जो चने की दाल है उसको जो इशू प्राइस है उससे 8 रुपये कम पे राज्यों को उनकी सरकारी योजनाओं में और मिड डे मील स्कीम इत्यादि में उपलब्ध कराया जाएगा। उसकी प्रति सप्ताह वो मीटिंग होती है और मॉनिटरिंग होती है। तो उसमें से लगभग 88,000 टन निकल चुका है, और चूंकि ये मंथली कंजम्पशन होता है तो इसलिए धीरे धीरे ये सारा स्टॉक यूज़ हो जाएगा। आखिरी सवाल प्याज को लेकर के है। प्याज भी आपने 2.5 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया हुआ, तो प्याज के दाम भी नहीं बढ़ेंगे? आप टाइम टाइम पे उसको रिलीज करते रहेंगे, और किस प्राइस पर रिलीज हो रहा है?
तो प्याज के दाम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमने नाफेड के माध्यम से इस वर्ष 2.5 लाख टन प्याज बफर में है हमारे पास। उसमें से लगभग 55,000 टन जिस जगह पे कीमतें बढ़ी हुई थी उनको रिलीज़ किया हुआ है, और जैसे जैसे आवश्यकता होगी उसको अगले 2-3 माह में रिलीज़ करेंगे, तब तक खरीफ की नई प्याज उपलब्ध हो जाएगी। और कोविड के बाद इस बार दिवाली पर रौनक दिख रही है, बाजार में काफी शॉपिंग हो रही है। दिल्ली के अंदर बाजार से देखिए दीपाली नंदा की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े होलसेल बाजार सदर बाजार में, और चूंकि अब धनतेरस और दिवाली का त्योहार कुछ ही दिन दूर है, और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये जो पूरा इलाका है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको लोग ही दिखाई देंगे। और इस वक्त यहाँ पर जो शॉपिंग की जा रही है, खरीदारी की जा रही है, वो मुख्य तौर पर पूजा के सामान की जा रही है। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर 2 कदम पर आपको इस तरह की रेहड़ी पर भैया दिख जाएंगे जो कि गुड़ और चने की दाल के लड्डू बेच रहे हैं, चावल और गुड़ के लड्डू बेच रहे हैं, क्योंकि जब दिवाली की पूजा की जाती है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल में लाया जाता है। पूजा के दौरान जब हम प्रसाद रखते हैं तो ये लड्डू ज़रूर रखे जाते हैं, तो यहाँ पर इनकी खरीदारी की जा रही है। साथ ही साथ जो पूजा का सामान है, जिसमें मुख्य तौर पर इस तरह की हट्टी शामिल होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हर एक साइज़ की हट्टी दिखाई देगी, जिसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी लगाई गई है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसे सजाया गया है। ऊपर इस तरह के दिए लगाए गए हैं। अगर आपको छोटी हट्टी चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, अगर आपको बड़ी चाहिए तो आप इस तरह की साइज की हट्टी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी के दिए हैं, इस बार इनकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइनीज़ आइटम्स का बहिष्कार किया जा रहा है। यही वजह है जो मिट्टी के दिए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं खूबसूरत दिए, इनकी मांग अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और एक और बात, क्योंकि दिवाली का मौका है तो हर कोई अपने घर को सजाता है, तो घर की सजावट से जुड़े हुए सामानों की शॉपिंग भी यहाँ पर की जा रही है। तो एक बार किस तरह का नज़ारा है, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी वो दिखाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, पाँव रखने तक की जगह यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और अब चूंकि अगर हम शनिवार और इतवार की बात करें तो यहाँ के कारोबारियों का कहना है कि ये भीड़, ये जो यहाँ पे क्राउड है, फुटफॉल है, वो दुगनी होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर इस बार अच्छी खासी खरीदारी बाजारों में देखने को मिल रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर बैन हटाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को सांस लेने दे। इसी के साथ दिल्ली में पटाखों पर फुल बैन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली सरकार ने आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लेकर हमला बोला है। बीजेपी ने पटाखों पर बैन को हिंदू विरोधी बताया है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब से, क्या हिंदुओं के त्योहार दिवाली पर ही सब कुछ ऐसा होगा? और आज जब आपके मंत्री, खुद के मंत्री पटाखे जला रहे हैं, उससे क्या ऑक्सीजन निकल रहा है? उससे प्रदूषण तो हो नहीं रहा होगा, क्योंकि वो तो आपके पटाखे हैं, आम आदमी पार्टी के द्वारा फोड़े गए पटाखे हैं, इसलिए उनसे प्रदूषण नहीं निकलेगा। सवाल इस चीज का है, पराली से जो पंजाब से जो धुआं निकल रहा है, उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, और आपकी नाकामियों का नतीजा दिल्ली के हिंदू क्यों भुगते? दिल्ली के अंदर जो लोग आदेश का उल्लंघन करते हुए उत्पादन, भंडारण और बिक्री में संलग्न पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सेक्शन 9B एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जिसके तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा होती है। और वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में आज दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स 96 पॉइंट चढ़कर 59,203 पर और निफ्टी 52 पॉइंट चढ़कर 17,564 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में काफी दबाव आज देखने को मिला।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात में हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आज पीएम मोदी सबसे पहले केवड़िया पहुंचे। यहां पर उन्होंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस भी मौजूद थे। गुटेरस के साथ संयुक्त राष्ट्र का एक प्रतिनिधिमंडल और 120 देशों के राजदूत भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मिशन लाइफ P3 यानी प्रो प्लैनेट के आइडिया को मजबूत करेगा। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर वो कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे धरती की सुरक्षा हो सके, इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सके। इन सारे सवालों का जवाब मिशन लाइफ में है। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए खबरों पर रहिए अपडेट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।